कांग्रेस के लिए एकमात्र राहत की खबर केरल से आई, जहां कांग्रेस ने एक सीट उपचुनाव की जीती है। वो भी क्यों, उसके बारे में आगे बताऊंगा। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी अपनी सीट बंगाल में बचा ली। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और वहां भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। यानी राहुल गांधी की नरेंद्र सरेंडर की स्क्रिप्ट नहीं चल रही बॉस, और राहुल गांधी इसको समझने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार नहीं है। उपचुनाव के इन नतीजों को अब आपको विस्तार से समझाता हूं और सबसे पहले गुजरात का चैप्टर खोलता हूं। गुजरात की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों को अगर देखें तो इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए खुशखबरी है। कोई खाली हाथ रहा तो वो नाम था राहुल गांधी का। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई और बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह रही कि उसने कड़ी विधानसभा सीट 39,452 वोटों के बड़े अंतर से जीती। यह जीत उसकी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से भी बड़ी थी। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र चावड़ा को 99,709 वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर रही आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3,090 वोट मिले। कड़ी विधानसभा एससी रिजर्व सीट है। इस सीट को जीतकर बीजेपी ने गुजरात में अपने दबदबे को कायम रखा है और 182 सीटों वाली गुजरात की विधानसभा में अब बीजेपी के पास 162 विधायक हैं। यानी गुजरात में बीजेपी को दूर दूर तक टक्कर देने वाला अब भी कोई नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी गुजरात में राहुल गांधी को अगर कोई उम्मीद थी कि भाई वो कुछ करेंगे तो भाई वो केजरीवाल से टक्कर ले लेते, लेकिन केजरीवाल ने वहां भी राहुल गांधी की पार्टी को धो दिया। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अब राज्य में यानी गुजरात में असली मुकाबला तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस गुजरात में सीन में ही नहीं है। गुजरात को लेकर केजरीवाल का यह कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। साल 2022 के चुनाव में भी यह सीट आम आदमी पार्टी के पास थी। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को उतारा था। आम आदमी पार्टी ने यह सीट 17,554 वोटों के अंतर से जीती और यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है। हैरानी की बात यह भी है कि इस सीट पर बीजेपी साल 2007 से नहीं जीती, यानी बीजेपी तो लगातार यह सीट हार रही है। लेकिन कांग्रेस कहां है बॉस? अगर राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर चल रहा था तो कम से कम कांग्रेस तो यह सीट जीत कर दिखाती, लेकिन कांग्रेस गुजरात की दोनों सीटें हार गई। इसी सीट पर जीत के साथ अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता तो खुद बीजेपी से मिले हुए हैं। सुनिए गुजरात में एक सीट जीतकर कैसे अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को गुजरात में खारिज कर दिया। एक सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच में है। कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। यानी जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में हार के बाद से एकदम सन्नाटे में थे, गायब हो गए थे, आज केजरीवाल वापस आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से ना हो पाएगा भाई, ये तो बीजेपी की बी टीम की तरह खेल रहे हैं, आम आदमी पार्टी असली पार्टी है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल को अपनी जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार में मजा आ रहा है, क्योंकि पिछले साल दिल्ली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया था। अब गुजरात की एक सीट जीतकर अरविंद केजरीवाल ने भी अपना बदला ले लिया। अगर आप साल 2022 में हुए गुजरात विधानसभा के बाद की स्थिति देखेंगे तो 2022 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। अब कांग्रेस के सिर्फ 12 विधायक रह गए, क्योंकि पिछले 30 महीने में कांग्रेस के हाथ से 5 विधायक ऑलरेडी फिसल चुके हैं। राज्य में इस दौरान कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, कांग्रेस एक सीट भी उपचुनाव में नहीं जीत पाई। जबकि नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात के लिए पिछले साल राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होकर गारंटी दे रहे थे कि गुजरात में तो मैं नरेंद्र मोदी को हरा दूंगा, लिख के रख लो। लिखने के लिए कह रहे थे कि लिख के रख लो, जैसे अयोध्या में हराया है वैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी को हराएंगे। सुनिए राहुल गांधी गुजरात को लेकर कैसी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और आज फिर वही नतीजा। लिख के रखते ना तो कागज फाड़ना पड़ जाता। तो आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा और लिख के ले लो,
लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे लीडर हराएंगे, बब्बर शेर टाइगर हराएंगे। अब वो बब्बर शेर टाइगर इस्तीफा देते फिर रहे, वो भी आपको आगे बताऊंगा। गुजरात में राहुल गांधी अपने नेताओं को बब्बर शेर बता रहे थे, लेकिन गुजरात के उपचुनाव में कांग्रेस की हालत यह हो गई कि गुजरात में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और कांग्रेस के हाथ फिर 0 लगाए, 0। गुजरात की विसावदर सीट पर तो कांग्रेस उम्मीदवार को मात्र 5,501 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 75,942 वोट मिले। उपचुनाव की दोनों ही सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 2022 के मुकाबले कम वोट मिले। गुजरात में अपने बेस को मजबूत करने के लिए 64 साल बाद कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में कर दिया। राहुल गांधी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में 20 से 30% लोग बीजेपी के भरे पड़े हैं, ये कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कोई कांग्रेस से रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो उसे निकाल दिया जाएगा। राहुल गांधी के इस तेवर से लगा था कि वो गुजरात कांग्रेस में तूफान लाद देंगे, लेकिन उनका कथित तूफान हवा का झोंका भी साबित नहीं हुआ। यह हाल है भाई राहुल गांधी का। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अरे भैया ये ब्लंडर कर रहे हो आप, समझने को तैयार नहीं। गुजरात में राहुल गांधी का जादू चला ही नहीं। उपचुनाव में मिले 0 के बाद शक्ति सिंह गोहिल, भाई अपने नेताओं को राहुल गांधी बब्बर शेर बता रहे थे, उनके बब्बर शेर ने इस्तीफा दे दिया। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष पद से शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं नहीं जीता पाया तो इस्तीफा दे रहे हैं। यह हाल हो रखा है गुजरात में कांग्रेस का कि बीजेपी तो रगड़ ही रही है, आम आदमी पार्टी धोके चली गई। कांग्रेस ना पंजाब में कुछ कमाल कर पाई ना गुजरात में, लेकिन ऐसे नतीजों के बावजूद कांग्रेस से नरेंद्र सरेंडर वाला ब्लंडर नहीं छूट रहा। आज ही कांग्रेस ने फिर से यह आरोप लगाया कि ट्रंप के फोन पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक एनिमेटेड वीडियो डाला है। यह वीडियो आपको दिखाता हूं, फिर दिखाता हूं कि पंजाब में राहुल गांधी ने कैसे ब्लंडर किया। लेकिन आप देखिए ये अभी भी उसी पे अटके हुए हैं। यह आज का वीडियो है, जरा देखिए क्या डाली है कांग्रेस पार्टी। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन 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 कौन? नरेंद्र नाम मेरा, सरेंडर काम मेरा। क्या क्या क्या? मैं डरता ही जाऊं, घबराता ही जाऊं, मैं डरता ही जाऊं, घबराता ही जाऊं, ट्रंप के आगे सरेंडर हो जाऊं। डरते डरते ट्रंप का कॉल उठाऊं, सेना जीते तो सीजफायर कराऊं। नरेंद्र नाम मेरा, सरेंडर काम मेरा। नरेंद्र नाम मेरा, सरेंडर काम। आप सोचिए जिस कांग्रेस पार्टी को आज उपचुनाव में इतने बड़े बड़े झटके लगे हैं, वो ये समझने को तैयार नहीं है बॉस कि नरेंद्र सरेंडर वाली स्क्रिप्ट उनकी नहीं बिक रही, फिर यही वीडियो डाल रहे हैं। और नरेंद्र सरेंडर वाला ब्लंडर कांग्रेस को कितना भारी पड़ा, यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरविंद केजरीवाल इन सब से दूर रहे, बहुत स्मार्टली खेले वो। अरविंद केजरीवाल इन चीजों से दूर रह के अपना काम करते रहे। और देखिए राहुल गांधी का टेप अटका था नरेंद्र सरेंडर पे, अरविंद केजरीवाल ने जो है वो पर्दे के पीछे खेल कर दिया। आप पंजाब की कहानी सुनिए। आज जैसे ही उपचुनाव के नतीजे आए वैसे ही आम आदमी पार्टी झूमने लगी। अरविंद केजरीवाल के कमबैक के पोस्टर सोशल मीडिया पर छा गए। जो अरविंद केजरीवाल कई दिनों से मीडिया से दूर थे वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी खुशी को जाहिर कर रही थी। और अरविंद केजरीवाल के लिए खुश होने का मौका भी है, क्योंकि दिल्ली में हार के बाद पंजाब में अंदरूनी लड़ाई की बातें थी और भगवंत मान सरकार के गिर जाने के दावे कर रही थी कांग्रेस पार्टी। दिल्ली की हार से पार्टी में निराशा छा गई थी। अरविंद केजरीवाल भी सुर्खियों से दूर हो गए थे। केजरीवाल ने चुपचाप अपना पूरा जोर लुधियाना वेस्ट की उपचुनाव के पर लगा रखा था। यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि अरविंद केजरीवाल की साख का टेस्ट भी था, भगवंत मान सरकार के कामकाज का टेस्ट भी था। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लुधियाना वेस्ट में ही डेरा डाल दिया था। इस सीट को जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के दौरान वादा भी कर दिया था कि वो उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को कैबिनेट मंत्री तक बना देंगे। इस सीट पर चुनाव की रणनीति भी अरविंद केजरीवाल ने ही तय की थी।
राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया था। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी ये सीट हार जाती तो पंजाब में भगवंत मान सरकार की मुश्किल बढ़ जाती। अरविंद केजरीवाल की रणनीति पर सवाल उठते। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इस जीत ने केजरीवाल को और भगवंत मान सरकार को बड़ा बूस्ट दे दिया। इसलिए पंजाब की जीत पर अरविंद केजरीवाल गदगद है, कह रहे हैं कि 2027 में तो तूफान आएगा। सुनिए लुधियाना वेस्ट की सीट पंजाब में उपचुनाव में जीतने के बाद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि पंजाब में हमारी सरकार है। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी तो 2027 तो तूफान आने वाला है। केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब का सेमीफाइनल हो गया और वो आम आदमी पार्टी ने जीत लिया। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस कहां है? राहुल गांधी को समझ क्यों नहीं आ रहा? नरेंद्र सरेंडर नहीं चल रहा। वो पंजाब जहां कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि भाई केजरीवाल और भगवंत मान तो गए, खत्म मामला है, वहां भी उपचुनाव नहीं जीत पाई कांग्रेस पार्टी। पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी लंबे टाइम से यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को लुधियाना के चुनाव में उतारा। अब जब संजीव अरोड़ा जीत गए तो राज्यसभा की सीट खाली हो गई और अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ होगा। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि वो राज्यसभा नहीं जाने वाले हैं। एक बार वो भी सुनिए, फिर पंजाब में नतीजे क्या कह रहे हैं वो बताता हूं। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। थैंक यू। आप याद कीजिए कि दिल्ली में हार के बाद कैसे पंजाब में उथल पुथल मच गई। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया था, फिर कई दिन तक वो खुद पंजाब में रहे। अरविंद केजरीवाल को पता था कि यह जीत उनके राजनीतिक भविष्य को तय करने वाली है और इसलिए केजरीवाल जबरदस्त खुश है। इन नतीजों में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। लुधियाना वेस्ट की जो सीट है उसको अगर आप देखेंगे, कांग्रेस 24,542 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि बीजेपी जो पंजाब में कोई बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है, वो भी 20,323 वोट ले आई भाई और तीसरे नंबर पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ज्यादा वोटों का अंतर भी नहीं बचा है। इस सीट पर बीजेपी ने नए चेहरे को उतारा था। अकाली दल से ज्यादा वोट बीजेपी को आए। कांग्रेस ने अपने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को मैदान में उतारा था। भारत भूषण आशु 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। बावजूद इसके बीजेपी के वोट कांग्रेस के ऑलमोस्ट करीब है। लुधियाना लोकसभा सीट भी अभी कांग्रेस के पास है। प्रदेश अध्यक्ष राजा वंडिंग यहां से सांसद है। ऐसा भी आरोप है कि सीट पर कांग्रेस की गुटबाजी भारी पड़ गई और इसलिए कांग्रेस ये सीट हार गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर भयंकर गुटबाजी हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कैंडिडेट भारत भूषण आशु के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, राजा वंडिंग और प्रताप सिंह बाजवा से मतभेद इतने बढ़ गए थे कि आशु ने साफ कर दिया था कि अमरिंदर सिंह राजा और प्रताप सिंह बाजवा उनके चुनाव प्रचार में नजर नहीं आने चाहिए, जिसके बाद ये दोनों नेता चुनाव प्रचार से गायब ही रहे। यानी पंजाब में भी कांग्रेस को झटका है। आप देखिए लुधियाना वेस्ट सीट पर कैसे कांग्रेस को 2022 से भी बड़ी हार मिली है। मैं आपको जरा बताता हूं। आप देखिए, जिस पंजाब को कहा जा रहा था कि कांग्रेस यहां कमबैक कर लेगी, भाई क्या ही स्थिति है। अगर आप देखेंगे पंजाब 2022 में अगर आप देखेंगे और 2025 अगर आप देखेंगे, दो आपको वक्त दिखा रहा हूं, कांग्रेस को जो वोट मिला था, कांग्रेस वोट अगर आप देखेंगे, ये लुधियाना वेस्ट का बता रहा हूं आपको, लुधियाना वेस्ट जहां के आज नतीजे आए उस सीट का कांग्रेस को वोट मिला था 32,931 2022 में और हार का अंतर कितना था? हार का अंतर था 7,512 वोट। ठीक है, अब आप 2025 देखिए, कांग्रेस का वोट घट गया, 24,542 हो गया पंजाब के अंदर, जहां वो कह रहे थे कि भाई केजरीवाल खत्म हो रहे हैं, और हार का अंतर बढ़कर कितना हो गया? 10,637 वोट। ये कांग्रेस का डाउनफॉल चल रहा है पंजाब में। राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर उसी में फंसे हुए। इधर कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर में फंसी है, उधर इंडी गठबंधन की पार्टियां अपने दम पर बीजेपी को टक्कर दे रही है। अब आपको बंगाल की कालीगंज सीट पर जो उपचुनाव हुए
उसके नतीजे के बारे में बताता हूं, जो ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत की खबर है। टीएमसी की अलीफा अहमद में से यह सीट 50,000 वोटों के बड़े अंतर से उन्होंने जीत ली। अलीफा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट को 52,170 वोट मिले। यहां भी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है। लेफ्ट के सपोर्ट के साथ लड़ने के बावजूद कांग्रेस को मात्र 28,348 वोट मिले। 38 साल की अलीफा पेशे से इंजीनियर हैं। आईटी फर्म में जॉब छोड़कर वो अपने पिता की जगह चुनाव लड़ी थी। यानी ममता बनर्जी भी, अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर, ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ा बहुत उन्होंने कहा, लेकिन बहुत ज्यादा अग्रेसिवली नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं कर रही थी। वो भी बंगाल में अपनी सीट बचा गई। कांग्रेस के लिए एकमात्र राहत की खबर आई तो केरल से। बंगाल में जहां कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर उपचुनाव लड़ा, वहीं केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने थे। केरल की नीलांबुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आरेदान शौकत 11,000 के बड़े अंतर से जीत गए। यह सीट पहले लेफ्ट समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के पास थी। केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए इस जीत से कांग्रेस को बूस्ट मिल सकता है। लेकिन केरल के लिए भी यही कहा जाता है कि भाई वहां सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस का ही मामला कोई है ही नहीं, तो कांग्रेस जीत गई। आप ये भी देखें कि गुजरात, बंगाल, पंजाब और केरल में इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने आपस में ही एक दूसरे